So, good evening everybody. Good evening my dear students. स्वागत है आपका फिर से शाम के क्लास में बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, राइट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, ट्रेड, ये सारे टर्म्स को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है, मेन टॉपिक एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों टर्म जो है आपस में किस तरह से रिलेटेड है और इनमें क्या डिफरेंस है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिजनेस पे। व्हाट इज बिजनेस? As we can see the definition on the board, जो बिजनेस का फॉर्मल डेफिनेशन है वो है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। तो अगर हम किसी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करें जिसमें किसी गुड्स को हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस, राइट। और जो बिजनेस है उसका जो फीचर्स है, इसके मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था बिजनेस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा और इसके बाद, इस डेफिनेशन के बाद मैं दूसरे टर्म पे आऊंगा और वो क्या है? प्रोफेशन। तो बिजनेस, इसके पिछले वाले वीडियो में आप उसको रेफर करेंगे, तो बिजनेस के बारे में मैंने सारी चीजें बताई थी, यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी में हम लोग आएंगे प्रोफेशन के बारे में, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। What is profession? Let us see the definition first. Okay, let us see the definition of profession. Profession कहते हैं when a person with specialized knowledge and skill provides service to others, it is called profession, right? Profession किसको कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए और फिर वो उस नॉलेज और स्किल से दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे, उनको किसी तरीके का सर्विस प्रोवाइड करे, उनके बेनिफिट के लिए काम करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल बोलेंगे, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एक प्रोफेशनल के पास क्या होना चाहिए? एक प्रोफेशनल के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, स्किल होना चाहिए और वो क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा। हर प्रोफेशनल जो है वो क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। आप इस वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर हम लोग इसके आगे बात करेंगे। जस्ट यू पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द डेफिनेशन. I repeat, when a person with specialized knowledge
and skill provides service to others, it is called profession. चलिए, अभी मैंने 3 बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया है प्रोफेशनल्स का. आप देख सकते हैं पहला प्रोफेशन में सबसे रेप्यूटेड जो हम लोग सोसाइटी में मानते हैं वो है कौन? डॉक्टर. डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए. एमबीबीएस वो करेगा, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी होम्योपैथ में, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, या किसी पर्टिकुलर पैथी में जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसको करना पड़ेगा. चाहे उसको नॉलेज हो या ना हो, द फर्स्ट थिंग इज दैट उसको क्वालिफिकेशन लेना है, तभी वो डॉक्टर कहला सकता है. अदरवाइज उसको हम लोग डॉक्टर नहीं कहेंगे. तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? क्वालिफिकेशन. और जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है वही, नहीं तो आप प्रोफेशनल नहीं कहलाते. सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे जो कॉमर्स से सबसे रेप्यूटेड कोर्स है वो है सीए का. इफ यू वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, you need to pass the prescribed syllabus given by ICAIs. Otherwise, भले ही आपको कॉमर्स का, अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का जितना भी नॉलेज हो जाए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं unless you have this particular qualification, right? तीसरा आप देखेंगे जो थर्ड है लॉयर का एग्जांपल. अगर आपको लॉ में आपको डिग्री चाहिए तो आपको प्रेस्क्राइब सिलेबस जो एलएलबी का कोर्स है उसको करना पड़ेगा. अदरवाइज आप जो है लॉयर नहीं बन सकते, भले ही कितना भी किताब आप पढ़ लें. So what is the first condition to become a professional is to have a proper qualification, right? जिसको आप समझ सकते हैं डॉक्टर, सीए और लॉ, ये 3 बड़ा प्रोमिनेंट एग्जांपल हम लोग प्रोफेशन में देते हैं, राइट? फाइन. तो ये 3 बड़े प्रोफेशन है. अब जरा सा इसमें हम लोग देखें इन सारे प्रोफेशंस में क्या क्या चीजें, तो करते क्या है ये लोग. ठीक है, आप देखिएगा जो प्रोफेशन है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस टू डॉक्टर प्रोवाइड सर्विस टू पेशेंट्स, राइट? सीए प्रोवाइड सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स एंड लॉयर आल्सो प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट्स. और ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसके बदले में इनको क्या मिलता है? ठीक है, व्हाट इज देयर रेम्यूनरेशन? उनको कुछ तो मिलता होगा. तो इफ वी सी हियर दैट रेम्यूनरेशन में अ डॉक्टर चार्जेस अ पर्टिकुलर फी टू द पेशेंट, सीए आल्सो चार्जेस फी, कंसल्टेशन फी, यहाँ पे भी फी आ रहा है. चाहे आप कोई भी नाम डाल दो, है तो पैसा ही ना. So we see that all professionals are providing service, but in return of that service they are charging fee, consultation fee. नाम कोई भी हो, पैसा तो वो लोग ले ही रहे. तो चूंकि पैसा ले रहे हैं और ये पैसा कमाने का एक तरीका है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था, when a person is performing an activity and the purpose of that activity is to earn money, then it is called economic activity. तो प्रोफेशन भी क्या है? ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बिजनेस जो है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन डिफरेंस क्या है?
बिजनेस में हमें किसी प्रॉपर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मगर प्रोफेशनल बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और जो प्रेस्क्राइब कोर्स है उसको आपको उस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोफेशन, आप इसको देखिए। इसके बाद मैं डिटेल में आपको इसके फीचर्स को बताऊंगा, जस्ट वीडियो को पॉज करके आप इसको जॉट डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। जो प्रोफेशन है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं इसको समझना जरूरी है। बिजनेस के फीचर्स को मैंने कल डिस्कस किया था। फर्स्ट पॉइंट वी विल हैव इज स्पेशलाइज्ड हर प्रोफेशनल को स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ेगी। अगर हम देखें तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर को किस चीज की नॉलेज होती है, उसको मेडिसिन की नॉलेज होती है। अगर हम बात करें लॉयर्स की, तो लॉयर जो है उसको नॉलेज लॉ का होता है एंड ही कैन गिव प्रॉपर एडवाइस। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहला कंडीशन है। ठीक है, हर प्रोफेशनल को स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट है इसमें कहता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है, इट मीन्स ओनली selected people are allowed। देखिए कॉमर्स में सारे लोग सीए बनना चाहते हैं, क्या सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं? जरा सोचिए। ठीक उसी तरह से साइंस में सारे बच्चे या तो वो इंजीनियरिंग या तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या सारे बच्चों को मेडिकल में एडमिशन मिल जाता है? डज एवरी चाइल्ड बिकम ए डॉक्टर? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, रुकावट लगाया गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, कुछ सर्टेन कंडीशन है, जब तक आप उस एंट्रेंस को पास नहीं करेंगे, जो उसका मेरिट टेस्ट है उसको पास नहीं करेंगे, आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है प्रोफेशन का फीचर्स वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ओनली सिलेक्टेड पीपल आर अलाउड। यही तो वजह है कि डॉक्टर्स हो, सीए हो या लॉयर्स है, इनका रेस्पेक्ट है मार्केट में। क्यों रेस्पेक्ट है? क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन है। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी बोलता कि मैं भी डॉक्टर, कोई भी बोलता मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कोई इनका रेपुटेशन मार्केट में नहीं होता। फाइन, चलिए तीसरी बात मैं कह रहा हूं यहाँ पे, जो तीसरा है वो है फॉर्मल थर्ड पॉइंट इज फॉर्मल क्वालिफिकेशन। मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, फॉर्मल क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया एक प्रॉपर पढ़ाई आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको एमबीबीएस है ना, बीयूएमएस है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपको लॉ करना है तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा। आप कानून की कितनी भी किताबें पढ़ लें, आप कोर्ट में जाकर के बहस नहीं कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव द लीगल राइट टू वर्क एज एन एडवोकेट, यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर डिग्री। इसीलिए मैंने बोला फॉर्मल क्वालिफिकेशन। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई स्टूडेंट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ 4 साल 5 साल अगर काम कर ले, तो उसको भी जो है ऑडिटिंग का और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका नॉलेज हो जाएगा। लेकिन क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह पे साइन कर सकता है? फॉर्मली उसको राइट बनता है? नहीं बनता है। ठीक इसी तरह से मेडिसिन में भी लागू होता है। जब तक आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन या आप नाम के पहले डॉक्टर नहीं लगा सकते, आप किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, नहीं तो आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। तो तीसरा फीचर्स यहाँ पे क्या है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस में ऐसा कोई कंडीशन है कि जब तक आप मास्टर डिग्री ना करें तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते? एज सच देयर इज नो कंडीशन। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्रोफेशनल बनने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन, बट इन ऑर्डर टू डू अ बिजनेस देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एट ऑल। कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, चाहे आप कितने भी पढ़े हो या बिल्कुल भी नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर है, इनको आप नोट डाउन करेंगे। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट हियर, सर्विस मोटिव। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि प्रोफेशनल्स को उनके सर्विस के लिए जाना जाता है।
अब जरा सोचिए कि एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर का नाम कब होगा? जब वो बहुत ज्यादा पैसा कमा ले या बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर दे। जरा खुद से इस क्वेश्चन को पूछ करके देखिए। तो डॉक्टर को हम तभी अच्छा मानते हैं जब वो बहुत अच्छा पेशेंट को जो है ट्रीट करता है, सारी बीमारियों को ठीक कर रहा है, तो उसकी सक्सेस उसकी सर्विस से नापी जाती है, ना कि वो कितना पैसा कमा रहा है। लेकिन बिजनेस में सक्सेस कैसे नापा जाता है? किसी भी कंपनी का बिजनेस अच्छा तभी माना जाता है जब उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, उसके शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो बढ़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा फर्क है कि बिजनेस में पैसा, प्रॉफिट आगे है, सबसे पहला पर्पस प्रॉफिट होता है, जबकि जो प्रोफेशनल है उनका मेन पर्पस होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस मोटिव। दिस इज वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद जो है एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। that you can see is representative association। देखिए हर प्रोफेशन में एक एसोसिएशन होता है। जैसे कि आप देखेंगे, पहला एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लॉ, ठीक है। लॉ के लिए एक एसोसिएशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग बात करें मेडिसिन में, यानी डॉक्टर्स के लिए एक संस्था है और वो है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तीसरा हमारे पास अगर चले आए तो बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस के केस में, जो हमारे पास संस्था है वो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो संस्था है, हर प्रोफेशन में एक संस्था का होना जरूरी है। क्या करती है संस्था? जैसे आईसीएआई जो है सीए के केस में, आईसीएआई जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स डिजाइन करती है, उनका एग्जाम कंडक्ट कराती है। जब भी कोई सारा, मतलब कोई स्टूडेंट जब सारा स्टेज क्वालिफाई करेगा तो सीए का जो सर्टिफिकेट होता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सीए करेगी। बिना सीए के रजिस्ट्रेशन, मतलब आईसीआई के साथ जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होते आप सीए बन ही नहीं सकते। ठीक उसी तरह से जब कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से पास आउट करता है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रजिस्टर करती है, उसको एक जो है प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। अगर आप किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन प्रोवाइड करता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। बिना एमसीआई के परमिशन से कोई स्टूडेंट मेडिकल नहीं कर सकता है। हर मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का परमिशन जरूरी है। बात समझ गए? तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है वो अपने प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स होने चाहिए वो नेसेसरी स्टेप्स उठा रही है। जरा सोचिए, कोई डॉक्टर अगर कोई गलत काम करता है, जैसे कोई पेशेंट है उसके साथ लापरवाही करता है, उसके कारण कोई मर जाए, या कई बार आप सुनते होंगे कुछ डॉक्टर्स जो है वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को बेचना शुरू करते हैं, उसका तस्करी करना शुरू कर देते हैं, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी की ऑडिटिंग में गड़बड़ करता है, जानबूझ के पैसे लेकर के बेईमानी करता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आईसीआई को यह अधिकार है कि वो उनके लाइसेंस को रद्द कर सकती है। ठीक उसी प्रकार एमसीआई चाहे तो किसी डॉक्टर का जो प्रैक्टिस लाइसेंस है उसको रद्द कर सकती है। सो दीज एसोसिएशंस आर क्वाइट पावरफुल। दे हैव द राइट टू मॉनिटर, टू प्रोटेक्ट, टू गार्ड एंड टू प्रमोट देयर प्रोफेशंस। ऐसा बिजनेस के केस में कोई भी संस्था इतना पावरफुल नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन। आप इसको नोट डाउन करेंगे वीडियोस को पॉज करके। So now we have discussed 5 features of profession. Okay, so my dear students, now we have discussed what is business, we have also discussed what is profession, and the third example of economic activity is employment, that I am going to discuss now. तो चलिए बात करते हैं employment की। employment जो बहुत ही hot topic है, रोजगार या नौकरी। What is employment? First of all, we will have a formal definition of this. When a person offers his service
So now we have a formal definition of employment, जिसको आप रोजगार बोलिए या नौकरी बोलिए, है क्या? ये है when a person offers his service to another person or organization in lieu of a fixed remuneration which is called salary or wage, it is called employment. यानी जब किसी व्यक्ति ने एक एग्रीमेंट किया दूसरी व्यक्ति या दूसरे संस्था के साथ कि वो अपनी सेवा, अपनी सर्विस वो उसको देगा, वो उसके लिए काम करेगा और उसके बदले में उसको एक रेम्यूनरेशन, जो पैसा बनता है उसका, जिसको हम सैलरी बोले या वेज बोले, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो इसमें कीवर्ड क्या आ गया? देखिए, ये जो कीवर्ड है हमारे पास वो है, सबसे पहले क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? सैलरी या वेज, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका दो पार्ट होता है, समझ रहे हैं? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब दो लोगों या दो पार्टी के बीच में होती है तो उसका दो साइड होता है, दोनों को कंसिडरेशन पास करना चाहिए, यानी दोनों को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? उसको वो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए वो काम कर रहा है, उसके लिए समय दे रहा है, और जो काम कर रहा है यानी जो एम्प्लॉय है उसको क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? उसको सैलरी मिल रही है या उसको वेज मिल रहा है, ठीक है? तो दोनों को फायदा मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा है. जरा सोचिए कि रमेश नाम का एक आदमी है, ठीक है, उसका जो है नौकरी लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है? तो रमेश एसबीआई को क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा, अगर वो क्लर्क है या पीओ है जो भी, और एसबीआई इसके बदले में उसको क्या पे कर रही है? सैलरी पे कर रही है. तो इधर से इसने सर्विस प्रोवाइड किया, इधर से इसने क्या किया? सैलरी पे कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया. तो कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या है भाई? एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स और टू इंडिविजुअल्स, राइट? तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे दो टर्म मैंने यूज किया, सैलरी और वेज. तो ये मैं बता दूं आपको, सैलरी अगर किसी फिक्स या मंथली बेसिस पे अगर कोई एम्प्लॉयर पे करता है तो उसको हम सैलरी बोलेंगे. वेज जो है वो आवरली बेसिस पे किया जाता है. जैसे आपके घर में अगर आप कोई काम लगाते हैं, मजदूर को, कारपेंटर है या मिस्त्री है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो आप उसको महीने का तो पैसा नहीं देते बांध करके, क्योंकि कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए काम होगा, तो आप वेज मानते हैं, डेली की मजदूरी तय करते हैं. तो सैलरी हो गया तनख्वाह जो हर महीने मिलना है आपको, और वेज हो गया जो आवरली घंटे के हिसाब से पे किया जाए तो उसको वेज बोलते हैं. आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा. इसको नोट डाउन कर लें. Okay, now we have 5 important features of employment. The first is contract. मैंने आपको बताया कि इसमें दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है. तो पहली बात, हर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. जब भी आपकी नौकरी लगेगी तो आपका एम्प्लॉयर और आपके बीच में ना एक एग्रीमेंट होगा, जिसपे आप भी साइन करेंगे, आपका एम्प्लॉयर भी साइन करेगा. तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, वो है नो कैपिटल रिक्वायर्ड. जरा सोचिए, अगर आपको जॉब लगेगी तो आपको पूंजी भी लगाना पड़ेगा क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं. एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू डू अ जॉब, बिकॉज देयर इज नो कैपिटल रिक्वायरमेंट एट ऑल. तो चूंकि आपको पैसा नहीं लग रहा है, कोई पूंजी वूंजी नहीं लगती है, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और जब पूंजी नहीं लग रहा है तो कोई रिस्क भी नहीं है. रिस्क कब होगा? जब आपका पैसा लग रहा है, जब आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है. जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा है तो कोई रिस्क इसमें नहीं है. और यही कारण है कि ज्यादातर लोग नौकरी करना चाहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्क. फाइन, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं. पॉइंट नंबर 4, सर्वेंट टर्म.
सर्वेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में बोलेंगे तो नौकर, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो आप नौकर ही कहलाएंगे, क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने सर्विस दिया। सर्विस, सर्वेंट जो वर्ड है ये किससे आ रहा है? सर्विस से, राइट। सिंस यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस देन यू आर कॉल्ड सर्वेंट, ओके। एंड यहाँ पे मैंने लिखा था स्पेसिफिक, यस स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। देखिए हर नौकरी के लिए ना किसी न किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, मगर उसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। जैसे अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो पीओ बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब ये ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, आर्ट्स में करा है तो ठीक है, कॉमर्स में करा है तो ठीक है, साइंस में करा है तो भी ठीक है, अगर इंजीनियरिंग करा है तो भी आप बैंक पीओ बन सकते हैं। तो ये प्रोफेशन के कंपैरिजन में क्वालिफिकेशन में उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका एम्प्लॉयर चाहे तो जैसा क्वालिफिकेशन फिक्स करे, सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या 5 पॉइंट मैंने बताया? कॉन्ट्रैक्ट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, सर्वेंट टर्म यूज होता है एंड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए होता है। फाइन, इज इट ओके? सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके आप इसको भी लिख लेंगे। आज हमने डिस्कस किया बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तीनों का मैंने आपको कंपैरिजन भी करके बता दिया है। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन so that we can address in the next video. Fine, till then take care everybody, goodbye.